हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए 2022 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जैक द्वारा जारी मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न हैं सेट 1 के लिए 40 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को सही से समझेंगे और टर्म 1 के एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सामान्य निर्देश क्या दिया हुआ है। कुल 40 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न पूछेगा? 40 प्रश्न पूछेगा और सही प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सही प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो 40 प्रश्न है तो एक प्रश्न पर 1 नंबर, तो कुल कितना पूर्णांक हो गया? 40 नंबर का हो गया। ठीक है, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है। इसके बाद गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। इसके लिए कोई गलत होता है तो उसके लिए कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी आपको 1789 में। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक था रूसो। कौन था? तो रूसो। तीसरा सवाल है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी मेजिनी ने। कौन किया था? तो मेजिनी किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1861 में। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1861 में। पांचवा प्रश्न है, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? तो शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना की गई थी प्रसा के पहल पर। किसके पहल पर? तो प्रसा के पहल पर। छठा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, इसका देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न बोलता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी महात्मा गांधी। कौन किया था बच्चों? तो महात्मा गांधी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, आठवां प्रश्न बोलता है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किसने कहा था? किसका कथन था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे? तो ये आपका था बाल गंगाधर तिलक। किसके द्वारा बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नवा प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो यह किया था महात्मा गांधी को। किसको? तो महात्मा गांधी को। ब्रिटिश ने क्या किया था? कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके बाद 10वां प्रश्न है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। किसको कहते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। 11वां प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब मृदा का अपरदन। ठीक है, जहाँ पर भूमि का कटाव अधिक होता है, तो वो क्या है? इसमें से कौन सा कारण जो है उसका मुख्य कारण है? तो गहन सिंचाई कि अधिक सिंचाई कि वनोन्मूलन या पशुचारण? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क, गहन सिंचाई। ठीक है, फिर 13 प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो 1992 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1992 में। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं 14 प्रश्न। 14 प्रश्न बोलता है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे काली मृदा नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात कि मध्य प्रदेश कि राजस्थान? तो इसका सही ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में जो है काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा टिप्पणी जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन है आपका पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना। ठीक है, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये क्या है? वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है।
इसके बाद 16 प्रश्न क्या बोलता है, देखिएगा 16 प्रश्न बोल रहा है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी 1973 में। कब की गई थी? तो 1973 में। 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां या लुप्त जातियां। तो ये तीनों जातियों को इसमें रखा गया है। ठीक है। इसके बाद 18 प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया। तो करवाया था इल्तुतमिश। कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश। ठीक है। 19वां प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। इसमें से कौन सा तर्क जो है गलत है। किसके लिए? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लिए। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जो अनेकों उद्देश्य से किया गया परियोजना। ठीक है। कोई ऐसा नदी जो अनेकों उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो ये बात सही है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से जहाँ पे जल की कमी होती है वहाँ तक जल पहुँचाई जाती है। ये पहला तर्क क्या है? सही है। दूसरा तर्क ये कहता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाता है। ये जरूरी नहीं है। ये तर्क क्या है? गलत है। ये तर्क क्या है? गलत है। ये इसलिए गलत है कि क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना जल के बहाव को नियंत्रित तो करता है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बाढ़ पर काबू पाएगा। इसके बाद ग ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। तो बहुउद्देशीय परियोजना जिस स्थान पर बैठता है वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोग क्या होता है? विस्थापित हो जाते हैं और वहाँ का आजीविका खत्म हो जाती है। ठीक है। इसके बाद है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। ये भी क्या है? ये सही तर्क है क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजना नदी परियोजना जहाँ लगता है वहाँ से क्या होता है कि विद्युत सप्लाई होती है और वह विद्युत सप्लाई हमारे घरों तक पहुँचती है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ख। बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ये तर्क क्या है? गलत है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। ठीक है। इसके बाद 21 प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। 21वां प्रश्न है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय पर, कि लोगों की स्वास्थ्य पर, या औसत साक्षरता दर पर, कि उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि किसी देश का विकास जो है वो प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी और औसत साक्षरता दर पर भी। ये उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसका 22 प्रश्न है मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 रुपया, 7,000 और 3,000 रुपया है तो चौथे परिवार की आय क्या होगा? देखिए प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है? 5,000 रुपया है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 परिवार में? तो 20,000। तो 20,000 हो गया ऐसे। ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है कि 3 परिवार का आय दिया हुआ है 4,000 और 7, 11,000, 11,000 और 3,000, 14,000। तो 20,000 में से 14,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 6,000। ये जो 6,000 होगा वो क्या हो जाएगा? चौथे परिवार का आय हो जाएगा। ठीक है। 6,000 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना वो करती है स्वास्थ्य पर, कि शिक्षा पर, कि प्रति व्यक्ति आय पर, कि उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर करती है। ठीक है। 24वां प्रश्न ये बोलता है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी।
अगर प्रति वर्ष 1000 बच्चे जन्म लेते हैं जिसमें से 1 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे मर जाते हैं, तो ये बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर। क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर। 25वां प्रश्न है, वनों उत्पादन का संग्रह करना किस क्षेत्रक की गतिविधि है? तो ये आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक। 26वां प्रश्न बोलता है कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संगठित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? तो संगठित क्षेत्र बोलते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा संगठित क्षेत्र। फिर 27वां प्रश्न क्या बोलता है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। कौन कौन? रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेत में काम करता है। रमेश कहाँ काम करता है? खेत में काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है। सुरेश फैक्ट्री में काम करता है। और नरेश एक क्या है? शिक्षक है। और राकेश क्या है? एक टैक्सी ड्राइवर है। तीन में से किसके कार्य जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो देखिए रमेश खेतों में काम करता है, इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। सुरेश फैक्ट्री में काम करता है, ये भी सेवा के अंतर्गत नहीं है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश क्या है? एक टैक्सी ड्राइवर है। तो शिक्षक और एक टैक्सी ड्राइवर जो है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नरेश और राकेश, ग ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न 28वां क्या बोल रहा है। 28 प्रश्न बोलता है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। ठीक है, रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो नरेगा के द्वारा जो गारंटी मिलता है वो एक वर्ष में 100 दिन के मिलता है। कितने दिन के? तो 100 दिनों के लिए मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ग। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है 29वां। 29वां प्रश्न बोलता है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं। किसी खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार मिलाकर 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरा भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगार। कौन सा बेरोजगार? तो प्रच्छन्न बेरोजगार। 30वां प्रश्न बोलता है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। ख ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। फिर 31वां प्रश्न है। 31वां प्रश्न देखिएगा क्या बोलता है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी में के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसमें देखिएगा पहला क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, ये क्या है? सही है। फिर अगला है इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है। सही है, ये भी ऑप्शन सही है। यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, ये गलत ऑप्शन है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। सत्ता में लोगों की क्या करता है? भागीदारी को बढ़ाता है, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ग। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 32 प्रश्न। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? कौन सा जो है निम्न में जो बेल्जियम में भाषा नहीं बोला जाता है? ठीक है, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मन। कौन सा भाषा? जर्मन जो है बेल्जियम में नहीं बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 33 प्रश्न क्या है। 33वां प्रश्न क्या बोलता है? तो 33 प्रश्न बोलता है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में सिंहली राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। किसे? कौन भाषा को? तो सिंहली भाषा को घोषित किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न 34वां। 34 प्रश्न बोलता है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1948 में। कब बना था? तो 1948 में।
इसके बाद 35 प्रश्न है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में 4 ऑप्शन में कौन सा जो है एक संघवाद की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। ये ऑप्शन क्या है? सही है। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ये क्या है? गलत है। ठीक है। अगला है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। ये भी क्या है? सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। ठीक है। देखिए 36 प्रश्न क्या बोलता है कि निम्न में कौन भारत की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरबी। कौन सा भाषा? अरबी भाषा जो है अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं है। इसके बाद 37 प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है कि राज्य सरकार राज्य सूची, राज्य सरकार राज्य सूची। ठीक है। इसके बाद है, ये ऑप्शन सही है, ये केंद्र सरकार संघीय सूची। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, सही है। स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार, ये क्या है? गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा 38 प्रश्न क्या बोलता है। 38वां प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, अब अस्थायी स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है। बाकी ऑप्शन क्या है? वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ये गलत है। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी क्या है? गलत है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, ये भी क्या है? गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? क। ठीक है। 39 सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसको छांटना है। ठीक है। तो वर्ग विशेष के हित समूह किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन है, ये क्या है? सही है। राजनीतिक दल क्या होता है? ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करता है, ये भी क्या है? सही है। आंदोलन क्या होता है? किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना को भी शामिल सकती है या नहीं भी। ठीक है। ये भी क्या है? सही है। इसके बाद है दबाव समूह, राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये गलत है। ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। इसमें जो सुमेलित नहीं था उसको चुनना था। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घ। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न 40, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी वही करना है, सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो पहला नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये क्या था? एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था, हाँ सही है। ठीक है। इसके बाद है खाद्य विक्रेताओं का संघ, क्या था? दबाव समूह से संबंधित है, ये भी सही है। तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल से संबंधित है, ये भी सही है। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है, नहीं, ये क्या है? गलत है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें घ। ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो लेकर के, नेक्स्ट सेट नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।